नमस्कार दोस्तों, आम्रपाली दी अनटोल्ड स्टोरी के 11th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि 2017 के ख़त्म होते होते तक ये बात साफ हो चुकी थी कि हमें न्याय सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मिलेगा, क्योंकि हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे पब्लिक प्लेसेस में, या फिर अपनी डेलीगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास लगातार ले जा रहे थे। और इन सब चीज़ों के बावजूद ज़मीन पे कुछ परिवर्तन दिख नहीं रहा था। इनफैक्ट हम एनसीटीआरसी कोर्ट में भी गए और वहाँ पर अपना केस फाइल किया, और वहाँ पर भी बस एक कानूनी प्रक्रिया हो रही थी और तकरीबन 1 साल का समय होने को था, मगर उस बीच सिर्फ आम्रपाली के जो रिप्रेजेंटेशन थी वो सिर्फ 2-3 बार हुई थी। शुरू के तो वक्त उन्होंने इस चीज़ में निकाल दिया कि उन्हें कोर्ट का नोटिस नहीं मिला है। अंततः उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कोर्ट का नोटिस मिल गया है, मगर बाद के डेट्स में उनके लीगल ऑफिसर ने वहाँ कंज्यूमर कोर्ट में आना भी बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत निराश कर रही थी और हम सोच रहे थे कि अब आगे हमारे पास क्या रास्ता है। इस बीच दोस्तों, मैंने आपको बताया 59 डेज़ का अनप्रेसिडेंटेड विजिल आम्रपाली कॉरपोरेट ऑफिस सेक्टर 62 नोएडा के बाहर भी चला, जहाँ पे हमने अनगिनत रातें वहाँ मच्छरों से काटते हुए और रात जागते हुए गुजारी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें चल रही थी, मगर हमें एक उस चीज़ की आवश्यकता थी जिससे हमारे जो सपने हैं, जो ऑलमोस्ट मर चुके हैं, जिसमें आगे इसके जीवित होने के कोई आसार नहीं बचे हैं, इसको हम वापस कैसे जीवित करें। हम अपनी जो हमारी प्रोटेस्ट है उसमें कैसे एक तेज़ी लाएं। तो तमाम बाय से हमारी लगातार बात हो रही थी और हम इस चीज़ पे काफ़ी चर्चा करते थे, और हमने देखा कि दूसरे प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर लोग आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में कवायद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें भी लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि देश का सर्वोच्च न्यायालय है और जहाँ पर सारे मामले आखिरकार आके फंसते हैं, वहाँ पर हमें न्याय मिल सकता है। तो दोस्तों, ये फ़ैसला हमने प्रिंसिपल में कर लिया कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाने की ज़रूरत है, और वहाँ पे हम आम्रपाली के ख़िलाफ़ रिट पिटीशन फाइल करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। वैसे इस बीच दोस्तों, हमने ट्विटर माध्यम का भी जमकर प्रयोग किया, और मुझे याद है कि हमने 100 से ज़्यादा ट्विटर कैंपेन किए, जिसमें हम अपनी बात रखने की कोशिश करते थे। हम लगातार आम्रपाली के बायस की प्रॉब्लम और वहाँ पे पिछले 8 साल से जो काम रुका हुआ था उसकी सूचना सरकार को, अथॉरिटी को, सिस्टम को और मीडिया को दे रहे थे। और ये हमारे ट्विटर कैंपेन तकरीबन हर हफ्ते एक बार ज़रूर होता था, और उसमें शुरू में लोगों ने तो हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि ट्विटर का मीडियम बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये शायद हमारे लिए नहीं है, ये शायद ज़्यादा प्रबुद्ध और इंटेलेक्चुअल किस्म के लोगों के लिए नहीं है। मगर मैं दोस्तों आपको बताऊं, ट्विटर का मीडियम अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, या एक बहुत बड़े लोगों के वर्ग को अपनी बात बताने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव माध्यम है। और हमने देखा कि हमारे ट्विटर के कैंपेन के असर होने लगे, क्योंकि दोस्तों ट्विटर का जो मीडियम है उसमें यदि आप कोई भी ट्वीट काफ़ी संख्या में करेंगे तो ट्विटर जो है आपका वो जो ट्वीट है वो वहाँ पे मेन स्ट्रीम में आ जाता है और वायरल हो जाता है, और आपका जो टैग जो आप चुनते हैं, जैसे कि अमूमन हम आम्रपाली फ्लैट बायस, जस्टिस फॉर आम्रपाली फ्लैट बायस, बिगिन द कंस्ट्रक्शन एट स्टॉल्ड आम्रपाली, वी वांट नेचुरल जस्टिस, वी वांट होम, लाइक इस तरह के टैग्स हम बना के अपने ट्वीट को वायरल करने की कोशिश करते थे। और ये तकरीबन मुझे याद है जितनी दफ़े भी हमने ये ट्विटर कैंपेन किया
वो हमारा ट्वीट जो है वो वायरल हुआ और टॉप के 5 ट्वीट्स में उसका स्थान रहा। तो ट्विटर का हम भरपूर प्रयोग कर रहे थे और बाद में दूसरे बायस ने भी, जो ट्विटर के मीडियम को उतना समझते नहीं थे, उन्होंने देखा कि ये बहुत ही असरदार मीडियम है। और क्योंकि हमारे ट्वीट के बाद लगातार जो मिनिस्टर्स थे या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या नोएडा अथॉरिटी थे, उनके वक्तव्य आने लगे और वो रिएक्ट करने लगे। तो इससे लगता था कि हमारे ट्वीट का काफ़ी असर हो रहा है। और उसके बाद ये देखकर और भी दूसरे बायस जो ट्विटर का प्रयोग नहीं करते थे, उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। उनसे सिर्फ हमारा आग्रह था कि यदि आप ट्वीट्स नहीं बना सकते हैं तो कृपया करके हमारे जो ट्वीट्स हो रहे हैं या हमारा जो टैग है उसको आप फॉलो कीजिए और उसको रीट्वीट कीजिए, और यदि कुछ कमेंट डाल सकते हैं तो उसमें आप कमेंट भी डालें। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा ट्विटर कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल होता था। और उसमें केवल आम्रपाली के ही बायस नहीं बल्कि दूसरे भी प्रोजेक्ट में जो फंसे हुए थे, जैसे कि जेपी, यूनिटेक या सुपरटेक के भी बायस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। क्योंकि दोस्तों सारे बायस की कहानी एक ही थी, उन्होंने बिल्डर को अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई दे दी थी और 5 साल, 6 साल, 10-10 साल इंतज़ार करने के बाद भी उन्हें अपने सपनों का घर नहीं मिला था। तो वो समझते थे कि यहाँ पे अपनी लड़ाई अलग लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये समय है संगठित होने का, ये समय है एक साथ एकजुट होने का, और ये समय है एक मिल के एक मोमेंटम बनाने का। तो दोस्तों ये कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल होते थे और तकरीबन मैं सारे ही ट्विटर कैंपेन का हिस्सा रहा और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफ़ी ट्वीट्स मैंने बनाए और दूसरों को भी ट्वीट्स मैंने रीट्वीट किए, और ये बहुत ही अद्भुत अनुभव था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो सोशल मीडिया पे हमारी कैंपेन जारी थी, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम पे। वैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे हम, मगर फिर भी हम अपनी बात कहने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन ये दोस्तों हमारे लिए ये भी ज़रूरी था कि सोशल मीडिया पे कैंपेन करने के सिवाय हम ज़मीनी लड़ाई लड़े, क्योंकि हमें जो जस्टिस थी, हमें जो चीज़ें थी, वो ज़मीन पे ही मिलने वाली थी। जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था उससे हम एक प्रेशर तो ज़रूर बना सकते थे, मगर आपको पता है दोस्तों कि ये एक हम अपने घर के लिए फ़ाइट कर रहे थे। तो घर तो ज़मीन पे ही बनता है और ज़मीन पे जो चीज़ बनेगी उसके लिए लड़ाई भी ज़मीन पे ही आपको करनी पड़ेगी। तो ज़मीनी लड़ाई के लिए हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाना है और अपनी रिट पिटीशन फाइल करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था, हमारे ड्रीम वैली प्रोजेक्ट के विक्रम चैटर्जी जी ने ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दिया था और हम तमाम लॉयर से मिलने के बाद मिस्टर ML लाहौटी से मिले, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही काबिल वकील थे और जिन्हें पिछले 40 साल का वकालत का अनुभव था। उनसे मिलने के बाद उनकी बातों से और उनकी कानूनी जानकारी से हम काफ़ी प्रभावित हुए और हमें लगा कि ये वकील और हमारी जो इंटरेस्ट को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे। वैसे भी वो दूसरे बिल्डर के ख़िलाफ़ ऑलरेडी केस लड़ रहे थे। तो अंततः दोस्तों हमने डिसाइड कर लिया कि हम भी अपनी रिट पिटीशन मिस्टर ML लाहौटी के थ्रू ही डालेंगे और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिट पिटीशन है विक्रम चैटर्जी का, उसको ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों आखिर वो अप्रैल का पहले हफ्ते का वो दिन आ गया और हम तमाम तकरीबन 35-40 लोग वहाँ पर जमा हो गए। मैंने सारे लोगों को पहले ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये रिक्वेस्ट की थी कि कृपया अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रिसिप्ट्स और वो चेक बुक लेके आएँ, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों हमें इन सब कागजातों के अलावा उनकी पेमेंट भी देनी थी। जो उन्होंने कहा था कि हमें 2 चेक चाहिए, एक 10,000 का जो कि उनकी प्रोफेशनल फ़ीस थी और दूसरा 2,000 रुपये का जो ऑफिस चार्जेस या दूसरे एक्सपेंसेस के लिए थे। तो 12,000 रुपये हमें देने थे दोस्तों। और उस दिन तकरीबन 35 से 40 लोग वो जमा हुए और हालांकि लाहौटी साहब ने कहा था कि
यदि और भी ज़्यादा लोग आ जाएं तो अच्छा है। तो हमने कहा देखिए अभी तो इतने 35-40 लोग आए हैं और उसको भी हमने पिछले 3-4 महीनों में लगातार लोगों को समझाने के बाद, लोगों को बताने के बाद तैयार किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये संख्या सिर्फ 35-40 तक सीमित नहीं रहेगी, और भी लोग आएंगे। और ये यही हुआ, आने वाले समय में और भी लोग आए और तकरीबन 80-90 के करीब, बल्कि उससे भी ज़्यादा, मैं कहूँ कि 100 से ज़्यादा लोगों ने रिट पिटीशन को ज्वाइन किया। तो दोस्तों ये तो रिट पिटीशन की कहानी रही। वैसे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। वहाँ पे लाहौटी साहब के हम दफ्तर में जब जाया करते थे तो उनका दफ्तर तिलक मार्ग पे सागर अपार्टमेंट के अंदर है। बेसमेंट में उनका ऑफिस है। तो जब वहाँ पर हम जाया करते थे और वहाँ दूसरे हमारे बायस पूछा करते थे कि वहाँ लाहौटी साहब के घर पे, लाहौटी साहब के ऑफिस पे जाने का रास्ता कैसे होगा, तो हम उनको गाइड किया करते थे। और वहाँ पर एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ थी, मगर वो मैं कहूँ तो हमारे लिए एक अच्छा साइन था। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, मैं कभी भी कोई काम करता हूँ तो हमेशा इस तरह के एक हेवनली साइन का इंतज़ार करता हूँ, लाइक ए गुड वुमन यू से इन इंग्लिश। तो दोस्तों वहाँ पर मैं जाता था तो इनफैक्ट वो जो सागर अपार्टमेंट की बिल्डिंग है तिलक मार्ग पे, वहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर था एक्चुअली वो पार्किंग के लिए था। और वहाँ से एक सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती थी बेसमेंट की ओर, और उसमें B11 में मिस्टर M.L. लाहौटी का ऑफिस था और दूसरे वकील या दूसरे भी जो प्रोफेशनल्स के वहाँ ऑफिस हुआ करते थे। तो वहाँ पे कोई बैठता नहीं था। ऑफ कोर्स वहाँ के जो गेट थे वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, मगर ठीक वो बेसमेंट की ओर जाने वाले सीढ़ियों के पास एक जनाब बैठा करते थे। काफ़ी सीनियर सिटीजन थे। उनकी उम्र शायद 75 साल की रही होगी और सफ़ेद दाढ़ियाँ थी, सफ़ेद बाल थे और हमेशा वो सर झुकाए रहते थे और हम एक स्टूल पे बैठते थे और एक टी शर्ट जो पहना करते थे उसके ऊपर मुझे याद है वो लिखा रहता था, जस्टिस डिपार्टमेंट, वी डिलीवर द नेचुरल जस्टिस हियर। तो दोस्तों ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये हमारे लिए गुड वुमन है कि शायद हम आखिरकार वो उस जगह पे आ गए जहाँ पे हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि ये बहुत अजीबोगरीब बात है कि वो जनाब हमेशा उसी स्टूल पे बैठे रहते थे। शायद ठीक है वहाँ वो काम करते होंगे, मगर मुझे नहीं याद है कि उन्होंने कभी भी मुझसे बात की हो। इनफैक्ट मैं जब पहली बार ही वहाँ पे आया तो मैं लाहौटी साहब का दफ्तर लोकेट नहीं कर सका। तो नेचुरली वही एक आदमी थे जो वहाँ पर स्टूल पे बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा भी कि लाहौटी साहब का दफ्तर किधर होगा। उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि नीचे ही देखते देखते ही उन्होंने उंगलियों से इशारा किया सीढ़ियों की ओर। तो दोस्तों ये बड़े अद्भुत इंसान थे, बातें बिल्कुल नहीं करते थे और उन्होंने टी शर्ट जो पहन रखी थी वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला था। और मैं आपको बताऊं तो मैं उनके टी शर्ट का ये स्लोगन देखते ही मैंने डिसाइड किया कि हमें तो अपना पिटीशन है वो लाहौटी साहब के थ्रू ही फाइल करना है, शायद क्योंकि हमारे केस में एक नेचुरल जस्टिस की बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि एक हम बहुत एक फ्रॉड बिल्डर के हाथों शिकार हुए थे और पिछले 9 सालों से अपने घर के लिए इंतज़ार कर रहे थे और तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमारे मामले में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। तो दोस्तों मैंने फ़ैसला किया कि ये शायद भगवान की मर्जी है कि हम सारे बायस को यहाँ पर M.L. लाहौटी साहब के पास ले आए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमें यदि कोई न्याय दिलाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ मिस्टर M.L. लाहौटी होंगे। तो दोस्तों ये तो रहा कुछ ऐसी बातें जो शायद तर्क के आधार पे मैं साबित नहीं कर सकूं, मगर दोस्तों ज़िंदगी भी बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। जहाँ पे तर्क फेल हो जाते हैं, जहाँ तर्क काम नहीं करते हैं, शायद वहाँ पर ऐसी चीज़ें या ऐसी भगवान की मर्जियाँ कामयाब होती हैं। तो दोस्तों ऐसे हमारा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने का सफ़र शुरू हुआ और वो अप्रैल के पहले हफ्ते शायद 8 तारीख रही होगी। हमने फाइनली अपनी रिट पिटीशन की सारी
जो डिटेल्स थी मिस्टर एमएल लाहौटी को दे दी। और दोस्तों उसके बाद हम इंतज़ार करने लगे कि सुप्रीम कोर्ट में आगे की कार्रवाई क्या होती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हो रही थी उससे हमें काफ़ी आशा का संचार हो रहा था और हमें लग रहा था कि यहाँ पर ज़रूर कुछ न कुछ होगा। शुरू में सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे हमें हर 15 दिनों पे डेट देती थी और उनकी हियरिंग होती थी और उसमें वो सारे मामले को पहले समझने की कोशिश करते थे। दोस्तों ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो रिट पिटीशन था वो जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यू ललित के कोर्ट में था। तो वहाँ पे पहले जो ये जजेस थे वो पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे एक बिल्डर ने 45,000 से ज़्यादा बायर्स को कैसे धोखा दिया और कैसे उनके पैसों का गबन किया और कैसे उनकी भावनाओं के साथ खेला। तो दोस्तों 3-4 हियरिंग तो इसी में चली गई, लेकिन ये बात साफ़ हो गई थी क्योंकि दूसरे कोर्ट की तरह जैसे कंज्यूमर कोर्ट में आम्रपाली के जो रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी क्योंकि वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर दोस्तों इस तरह की एटीट्यूड सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज की काफ़ी पावर्स होती है और वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी झुकना पड़ता है। तो दोस्तों आखिर अनिल शर्मा या आम्रपाली ग्रुप की क्या औकात है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स की अवहेलना करे। तो वहाँ पर वो बाकायदा आते थे और उन्होंने 2-3 हियरिंग में ही ये मान लिया कि उन्होंने पैसे जो है अपने दूसरे अकाउंट्स में डाइवर्ट किए हैं और जिसकी वजह से जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उसमें पैसों की कमी हो गई है और काम रुक गया है। लेकिन ये कहना उनका काफ़ी नहीं था और मुझे लगता है कि शायद 5वें या 6ठे पिटीशन में जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें पूरी इसकी जानकारी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस मामले में हम फॉरेंसिक ऑडिटर रिक्रूट करते हैं। तो उन्होंने 2 फॉरेंसिक ऑडिटर को रिक्रूट किया। इनफैक्ट वो पैनल बनाया था और वो कहा था कि पैनल में से हम सेलेक्ट करेंगे थे और उन्होंने उस पैनल में से 2 ऑडिटर्स को फॉरेंसिक ऑडिटर्स को रिक्रूट किया और कहा कि जो इनकी जो फ़ीस वगैरह होगी वो जो पैसे दिए जाएंगे बायर्स के उसमें से उनको पेमेंट होगी। मगर ये सारी की सारी जितने भी आम्रपाली प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट में बुकिंग हुई है ये उसका पूरी की पूरी जांच करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम्रपाली ने आखिरकार अपने बायर से कितने पैसे लिए और वो पैसे का क्या किया। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम था क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिटिंग की डिमांड हम पिछले 4 सालों से कर रहे थे। इनफैक्ट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास भी जब भी हमारी रिप्रेजेंटेशन गई हमने उनसे कहा कि देखिए ऐसे अंदाज़ा लगाने का कोई मतलब नहीं है कि उसने कितने पैसों का गबन किया, आखिर वो क्या हुआ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फॉरेंसिक ऑडिटिंग की जाए पूरे मामले की। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ये सारी की सारी जो फर्जीवाड़ा ये सारा का सारा जो गबन आम्रपाली ने किया इसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, उनके ऑफिशियल्स, उनके सीईओ, उनके चीफ इंजीनियर्स पूरे के पूरे शामिल थे क्योंकि बिना उनकी मर्जी के, बिना उनके इसमें शामिल हुए इतना बड़ा फ्रॉड तो किसी भी तरह से हो नहीं सकता था। तो उन्हें इस बात का अंदेशा था कि यदि फॉरेंसिक ऑडिटिंग उन्होंने अनाउंस की, उन्होंने इसमें फॉरेंसिक ऑडिटर की इजाज़त दे दी तो वो खुद इसमें पकड़े जाएंगे क्योंकि दोस्तों पैसे का जब इन्वेस्टिगेट होता है तो ये पता लगाना कोई मुश्किल नहीं होता है कि पैसे आखिर कहाँ गए, किस अकाउंट में गए, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसका एक डिजिटल ट्रेल होता है। तो शायद यही वजह थी, कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसकी वजह से अथॉरिटी ने कभी भी फॉरेंसिक ऑडिटिंग की बात कबूल नहीं की। लेकिन कोर्ट के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी और उन्होंने 6ठी हियरिंग में फॉरेंसिक ऑडिटिंग की इजाज़त दे दी और फॉरेंसिक ऑडिटर्स अपॉइंट कर दिए। दोस्तों मुझे याद है कि 2-3 महीने का समय और लगा था और नवंबर 2018 में फॉरेंसिक ऑडिटिंग की इनिशियल रिपोर्ट आ गई और उसमें उन्होंने माना कि अभी हमने जो एस्टिमेट किया है उसके हिसाब से
तकरीबन 3600 करोड़ रुपए, यस आपने सही सुना, 3600 करोड़ रुपए आम्रपाली के फंड से इन्होंने अपने प्राइवेट अकाउंट्स में, फॉरेन बैंक्स में, बेनामी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी रकम थी और जहाँ तक मेरा अंदाज़ है ये 3600 करोड़ ही नहीं था, बल्कि एक्चुअल अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, इससे दुगना होगी, कम से कम 7000 करोड़ के ऊपर होगी। मगर सारे पैसे अकाउंट फॉर नहीं किए जाते, आपको पता है बहुत सारी कैश डीलिंग होती है, बहुत सारे ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होता है जिसका कोई ट्रेल नहीं होता है। तो दोस्तों जो एक्चुअल जो डाइवर्सन रहा होगा, मेरा एस्टिमेट है कि जस्ट इसका डबल रहा होगा। लेकिन हमें तो फॉरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट पे चलना था और उसके हिसाब से भी 3600 करोड़ का घोटाला हुआ था। 3600 करोड़ आम्रपाली ने अपने दूसरे अकाउंट्स में या बेनामी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए थे। दोस्तों ये वही अमाउंट था जो शायद प्रोजेक्ट में यदि लगाया जाता तो वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो पिछले 5 साल से पूरा होने का इंतज़ार कर रहे थे वो पूरे हो जाते। लेकिन शायद आम्रपाली की मंशा शुरू से ही खोटी थी और शुरू से ही उनके मन में चोर था कि ये पैसे उनको गबन करने हैं, इसलिए उन्होंने सारे प्रोजेक्ट की शुरुआत की और उसमें यूपी गवर्नमेंट के लोगों ने, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बैंक की पूरी मिली भगत रही। इनफैक्ट कोर्ट का भी ऑर्डर्स आया क्योंकि बैंक्स के भी काफ़ी वहाँ रिप्रेजेंटेटिव आते थे। इनफैक्ट कोर्ट उनको बुलाया करती थी कि जब इस प्रोजेक्ट में बायर्स के इतने पैसे थे तो आखिर आम्रपाली को आपने किस आधार पे लोन दिया। क्योंकि दोस्तों आम्रपाली ने केवल बायर्स के पैसे नहीं लिए थे, तकरीबन सारे ही बैंक से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लोन लिए थे। और दोस्तों ये लोन देने की जब प्रक्रिया बैंक करती है तो पूरे मामले की छानबीन करती है। वो पहले देखती है कि जो भी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन उसके पास लोन लेने के लिए आ रहा है, क्या उसकी ज़रूरत जो उन्होंने वहाँ पर बताई है क्या वो जेन्युइन है, और क्या जिस प्रोजेक्ट के लिए वो पैसे मांग रहे हैं क्या वाकई उनके पास फंड्स नहीं है, क्या वाकई उनको लोन की ज़रूरत है। कहने का मतलब लोन की जो ज़रूरत है, लोन की जो डिमांड है वो कितनी जेन्युइन है कि नहीं, कितनी ऑथेंटिक है नहीं। सबसे पहले जो लोन डिसबर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बैंक है चाहे वो कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम ये तय करना होता है। उसके बाद वो देखती है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए भी वो लोन ले रहे हैं क्या वो अप्रूव्ड है कि नहीं, और यदि कोई अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, खास करके रियलिटी का प्रोजेक्ट, और उसमें अथॉरिटी की कोई लेआउट है जिसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं, क्या वो लेआउट फॉलो कर रहे हैं, क्या अथॉरिटी से जिन शर्तों पे उन्होंने ज़मीन ली। क्योंकि आपको दोस्तों ये मैं बता दूं कि ये सारे फर्जीवाड़े की शुरुआत तब हुई थी जब आम्रपाली और दूसरे बिल्डर्स को केवल 10% कॉस्ट पे सारे प्रोजेक्ट और लैंड अलॉट किए गए थे और कहा गया था कि वो टाइमली अगले शायद 10 इंस्टॉलमेंट में इस ज़मीन की कीमत अथॉरिटी को चुकाएंगे, जो कि कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी ज़मीन जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आम्रपाली को अलॉट की गई थी उसमें पहले एक आध इंस्टॉलमेंट को छोड़ के उन्होंने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दिया था। और दोस्तों 2015 जून के बाद इनके सारे प्रोजेक्ट में काम बंद हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब लगातार 5 साल तक आम्रपाली ने अपनी ज़मीन की जो कीमत इंस्टॉलमेंट के रूप में अथॉरिटी को देनी थी, जब उन्होंने नहीं दिया तो ये सारे के सारे ऑफिशियल जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और जिनका बेसिकली काम है कि बायर्स के हितों की रक्षा करें, ये क्या कर रहे थे, ये क्या सो रहे थे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने उस समय जो आम्रपाली के साथ लीज था वो कैंसिल क्यों नहीं किया, उन्होंने उनके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बायर्स के मन में थी और इसकी हम चर्चा लगातार करते रहते थे, मगर हमारे पास कोई माध्यम नहीं था कि इस चीज़ को हम उजागर करें। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई तो उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और अथॉरिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आपके रहते क्या हो गया, आखिर आपकी ज़रूरत क्या है। दोस्तों अथॉरिटी तो बायर्स और बिल्डर के बीच में एक माध्यम है, क्योंकि भी कोई भी प्रोजेक्ट जो है रियलिटी का प्रोजेक्ट हमारे हिंदुस्तान में आपको बताऊं आखिर वो कैसे हो सकता है। या तो सरकार जिनकी ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी या मेयर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बेसिकली अथॉरिटीज़ इसलिए बनाई गई है ताकि वो इस तरह की हाउसिंग या कमर्शियल स्कीम्स या तो खुद बनाएं
या प्राइवेट बिल्डर को ज़मीन दे के वो बनाएं और उनके हितों की रक्षा करें। तो दोस्तों, हमारे मामले में जो हमारा प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में था, ये सारी की सारी ज़मीन वहाँ के किसानों से ली गई थी। वहाँ के किसानों से मिट्टी के मोल लिए गए थे और अधिक से अधिक कीमत पे ये बिल्डर्स को बेचे गए थे। मगर दोस्तों, पूरी कीमत पे नहीं बेची गई थी, केवल 10% अमाउंट पे उनको दिया गया था। और 10% अमाउंट बुकिंग करने के बाद इन बिल्डर्स की आप बदमाशी देखिए कि इन्होंने 2 या 3 साल के अंदर, मतलब तकरीबन 2013 तक, इन्होंने सारे फ्लैट बाय से ऑलमोस्ट 90 से 95% पेमेंट ले लिया था। और ये सारी की सारी बात अथॉरिटी के संज्ञान में थी। उसके बावजूद भी इन्होंने पूरे 5 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इनकी जेब गर्म की जाती थी। दोस्तों, ये रिश्वत लेते थे, ये पूरे करप्ट नेक्सस का हिस्सा थे। तो इन सब की बदौलत ही ये मामला यहाँ पहुँचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का बाकायदा संज्ञान लिया और वहाँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स को भी बुला के काफ़ी लताड़ा, बैंक के भी ऑफिशियल्स की काफ़ी खिंचाई हुई कि आपने कैसे इस प्रोजेक्ट में, जो कि ऑलरेडी कैश रिच था, आपने फाइनेंस दिया, किस आधार पे, किस चीज़ के लिए। क्योंकि यदि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सपोज़ करो कि यदि 500 करोड़ चाहिए थे और बायर्स के ऑलरेडी 1000 करोड़ थे, तो आखिर आपने किस बेसिस पे उनको फर्दर लोन दिया। तो ये सारी चीज़ें बैंक को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो रही थी और कोर्ट ने इस बात की साफ संकेत दिए थे कि आपके जितने भी लोन्स वगैरह दिए थे, आपका जितना भी क्लेम है, मैं सबको निरस्त कर दूंगा। अथॉरिटी की भी जो क्लेम बनती है लैंड के लिए, वो हम सब निरस्त कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बायर्स के हित की रक्षा करना। क्योंकि हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि इतने सारे 45,000 बायर्स अपने घर की आशा के लिए इस प्रोजेक्ट में पिछले 9 साल से फंसे हुए हैं और उनकी मदद कोई भी नहीं हो रही है। सबों ने सिर्फ लूटने और लूटने का काम किया है। तो हम यहाँ पर आके, चूँकि अब बात हम तक पहुँच गई है, तो हम इस बात को निर्धारित करेंगे कि आगे से इसमें कुछ नहीं हो और सारे बायर्स को यहाँ पे न्याय मिले। और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ फ्लैट बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो सबसे अहम है, बाकी जो भी चीज़ है वो बाद में आती है। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई हो रही थी वो हमारे लिए बहुत ही खुशी का कारण थी और हमारे दिलों में जो हमारी सारी आशाएं बुझ गई थी, वो फिर से हमारे दिलों में एक शक्ति का संचार होने लगा और हमें लगा कि हाँ, अब लगता है सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से मामले को आगे बढ़ा रही है, हम बहुत अच्छी चीज़ का इंतज़ार कर सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले वक्त में वैसा ही हुआ, मगर वो कैसे हुआ, चीज़ें आगे कैसे बढ़ी, आम्रपाली का रवैया क्या था, बैंक्स ने कोर्ट में अपनी बात कैसे कही, ये सब जानने के लिए आपको ये अगला एपिसोड देखना पड़ेगा, आम्रपाली द अनटोल्ड स्टोरी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड very good warm Saturday to all of you. Take care, stay safe, bye bye.